हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। कैसे हो सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। अब बहुत जल्दी आपका सीईटी का पेपर भी होगा और अप्रैल में आप लोगों को एस्टेट का पेपर भी होगा। उन दोनों को देखते हुए मैं जितनी क्लासेस पहले करवाई हैं हरियाणा जीके की इंपॉर्टेंट क्लासेस, ऐसे ही मैं आज एक और आपके आगे इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ हरियाणा जीके की। चाहे एचटेट वाले बच्चे हों चाहे सीईटी वाले बच्चे हों, दोनों को क्लास लेनी है और दोनों लेवल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो सभी को पूरी क्लास देखनी है। जो भी आपका डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं क्लास पूरी होने के बाद आपके कमेंट्स लूंगी, बाद में मैं देख लूंगी। जो भी आपका डाउट होगा, क्वेरी होगा, कोशिश करूंगी उसको सोल्व आउट करने की। लेकिन क्लास के बीच में कोई बात नहीं, आराम से सिर्फ हमें पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो भी बच्चे हरियाणा जीके करना चाह रहे हैं सीईटी के लिए या एचटेट के लिए, ऐसे मैंने पहले बहुत सारी क्लासेस ली हैं। आज हमारी थोड़ी सी लंबी क्लास चलेगी, ऐसी ही लंबी क्लासेस मैंने पीछे ले रखी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम हमारी हरियाणा जीके बहुत अच्छी कर लें, जो कि सीईटी में 25 नंबर की आएगी, तो वो बच्चे क्लास को देख सकते हैं। जो पहले करवा रखी है उन सारी क्लासेस को देखो, आपके लिए ही और आपके फायदे के लिए ही करवा रखी है सारी क्लासेस। ठीक है। जो बच्चे फी पे नहीं कर सकते उनको तो खासकर देखनी है, क्योंकि वो जो पेड बैचेस नहीं ले रहे हैं, तो जो कंटेंट जो मैं दे रही हूँ एग्जाम ओरिएंटेड सारा चल रहा है अपना, उसको सारी क्लासेस को देख लेना, बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपके पेपर में। एचटेट में 10 नंबर की हरियाणा जीके आएगी और सीईटी में 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। दोनों टाइप के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी को पूरी क्लास देनी है और लंबी क्लास लूंगी, तो शांति से आराम से पढ़ते रहना। ठीक है। और जो भी बच्चे नए, देखो एचएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं ये, मैं अपने पास से कुछ नहीं बनाया। जो पहले क्वेश्चंस आए हुए वही सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है। और एक और बात, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, वो नए बच्चे क्या करेंगे, नए बच्चे जितने भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो आपके छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं आप उनको भी क्लास शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनकी भी काफी हेल्प हो जाएगी इस क्लास से। ठीक है। तो देखो, आज हम कुछ टॉपिक्स लिए हैं और कुछ मैंने अलग अलग टाइप से मतलब कंटेंट लिया है जो कि आपके हेल्पफुल रहेगा हरियाणा जीके का। और हाँ, हरियाणा करंट की भी क्लासेस ले रखी है मैंने, 2 क्लास ले ली है, ऐसे 5-7 क्लासेस और लूंगी। आराम से पेपर तक आराम से करंट भी करा के भेजूंगी, टेंशन ना लिया करो। कमेंट बार बार मत किया करो कि मैम हरियाणा करंट करंट, तो मैं करवा दूंगी आराम से। जहां तक जैसे आपका मार्च में अप्रैल में हुआ, उससे पहले फेब तक की, मार्च की सारी करंट पीछे वाली 6-7 महीने की पूरी करा के भेजूंगी। ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। देखो, क्या 22 जनवरी 1978 को हुई थी, क्या 22 फरवरी 1972 को, क्या 23 जनवरी 1973 को, या 24 मार्च 1975 को? देखो बच्चों, मैंने ना जिलेवार परिचय बहुत अच्छे से कराया हुआ है आपको पहले वाली क्लास में। एक बार फिर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर बनेगा 22 जिलों में से कि कौन सा जिला कब बना। ठीक है। कुछ इसमें बताऊंगी, कुछ अगले क्वेश्चन या उससे अगले क्वेश्चन में सारे पूरे करा दूंगी मैं। ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से आपके बहुत सारे टॉपिक भी कराऊंगी और बहुत सारे क्वेश्चन तो होने ही है। ठीक है। देखो, जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होके, उस टाइम हमारे हरियाणा के 7 जिले बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? 7 जिले बनाए गए थे। अब हमें ये याद करना है कि वो 7 जिले कौन कौन से थे। ठीक है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं उनको तो सभी आते हैं, लेकिन जो नए हैं, नए जुड़ रहे हैं, उनको भी आना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा उनके लिए भी है। देखो, घर जेके में, घर जेके में ये जिले 7 बने थे 1 नवंबर 1966 को। जी मतलब यहां पे ध्यान से सुनना, यहाँ 7 जिले रखिए, 8वां जिला इसी क्वेश्चन से याद हो जाएगा। जी मतलब यहाँ पे गुरुग्राम है बच्चों, एच मतलब हिसार है, ए मतलब अंबाला है, आर मतलब रेवाड़ी नहीं है, ये रोहतक है। क्या है? रोहतक है। जे मतलब यहाँ पे जींद है, के मतलब यहाँ पे करनाल है, करनाल जिला 1 नवंबर 1966 को बन गया था। और एम मतलब यहाँ पे महेंद्रगढ़ है। और हमारा याद रखना है, फिर 1 नवंबर 1966 को हमारे ये 7 जिले बने थे। उसके तुरंत 6 साल बाद 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले हमारे और बने। 22 दिसंबर 1972 को हमारे 2 जिले और बने। वो 2 जिले कौन कौन से हैं बच्चों?
एक तो है भिवानी, वैसे मैंने बहुत बार करवाया हुआ है ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, बार बार पूछा गया, तो एक बार फिर से बता देती हूँ। भिवानी और सोनीपत दो जिले बने थे 22 दिसंबर 1972 को। कौन से? भिवानी और सोनीपत। उससे पहले ये 7 जिले बने थे। घर जेके में ये ट्रिक है, और इसका कुछ ये नहीं है कि भाई ये क्या लिख दिया मैम ने, ऐसे याद रख लेना, घर जम्मू कश्मीर में। अब तो हम बना सकते हैं ना 104वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। पहले तो हम थोड़े से चांसेस हमारे कब थे, लेकिन अब बना सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे प्रॉपर हमारा अधिकार हो चुका है। देखो, जी मतलब यहाँ पे गुरुग्राम बताया था मैंने, एच मतलब हिसार बताया था, ए मतलब अंबाला बताया था, आर मतलब रोहतक बताया था, जे मतलब यहाँ पे जींद बताया था, के मतलब करनाल, एम फॉर महेंद्रगढ़। ठीक है, 7 ये हो गए, 2 ये जिले हो गए। इनके तुरंत बाद कुरुक्षेत्र जिले को बनाया गया था, वो बनाया गया था 23 जनवरी 1973 को। जो भिवानी और सोनीपत जिले बने थे बच्चों 22 दिसंबर 1972 को। जस्ट उसके एक महीने बाद, और साल बदल गया, 1972 से 73 आ गया, लेकिन वो साल लास्ट का था और ये साल पहला है जनवरी, और वो दिसंबर का था। तो एक महीना ही टोटल हुआ ना, साल जरूर बदल गया यहाँ पे, लेकिन क्या है, महीना एक ही है। 23 जनवरी 1973 को हमारा कुरुक्षेत्र जिला बना था। ये बात आप सभी को याद रखनी है, रखोगे याद? तो कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई? 23 जनवरी 1973 को हमारा कुरुक्षेत्र जिला बना था। राजा कुरु की नगरी, धर्म क्षेत्र, ये सारे चीजें, कुरु का क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, पाक्स की नगरी, ये सभी कुरुक्षेत्र के नाम है। ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन आए और मैं आपको कराती रहूंगी। तो ए का आंसर है बच्चों सी, याद रखना है। और हाँ, ये जितनी क्लासेस चल रही है ना, मैं जो भी क्लास लेती हूँ वो मैं पीडीएफ डाल देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। रोजगार विद पूनम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसमें सारी की सारी जो भी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ का फायदा ये है बच्चों कि जब क्लास ली जाती है तो सारे क्वेश्चन सीधे याद नहीं होंगे कि मैंने बता दिए, और कुछ क्वेश्चंस तो आपको परमानेंट माइंड में सेट हो जाएंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत होती है, तो वो रिवाइज करने को आपको दोबारा क्लास ना लेनी पड़े, उसके लिए मैं पीडीएफ डाल देती हूँ टेलीग्राम चैनल रोजगार विद पूनम से, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां से आप दोबारा रिवाइज कर पाओगे ये लिए हुए क्वेश्चन जितने ले रहे हो। ठीक है, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ पढ़ लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध भूमि धर्म भूमि की भूमि के नाम से संदर्भित है। किसको कहा जाता है युद्ध भूमि और धर्म की भूमि? सभी को पता है, हमारा कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। कहां पे? कौरव पांडव की जो युद्ध था ये था महाभारत का युद्ध। सबसे बड़ा युद्ध, संसार का सबसे बड़ा काव्य संग्रह भी इसमें बताए जाते हैं बहुत सारे, और सबसे बड़ा जो युद्ध था वो था महाभारत का युद्ध। ठीक है, और महाभारत का युद्ध ये हुआ कहां पे था? ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। जो पांडवों ने 5 जगह मांगी थी, किनसे? ये जो कौरव है इनसे, और इन्होंने इस जगह को देने से मना कर दिया था, तब ये युद्ध हुआ था। इसका मतलब कुल मिला के जमीन पे ही लड़ाई हुई थी। जो आजकल हम आज की जनरेशन में देख रहे हैं ना, भाई भाई की लड़ाई हो रही है जमीन पे, ऐसे ही इनकी यही लड़ाई थी। इन्होंने 5 जगह मांगी थी, उन ये दे नहीं रहे थे, कौरव और पांडव लेना चाह रहे थे, इसी पे लड़ाई थी। और ये हुई कहाँ थी? ये थी कुरुक्षेत्र में, जो कि जिसे हम बोलते हैं धर्म नगरी, कुरु का क्षेत्र, कुरु राजा कुरु द्वारा बसाई हुई भूमि। ठीक है, अब देखो तो युद्ध भूमि धर्म की भूमि किससे नाम से संदर्भित है? वो नाम है कुरुक्षेत्र। याद रखना है क्या है? कुरुक्षेत्र। अब समझना मेरी एक बात को, कुरुक्षेत्र जो हमारा है, एक सेकंड थोड़ा सा पेन मोटा कर लेती हूं बच्चों। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, युद्ध भूमि धर्म की भूमि हो जाएगा। अब आता है, कई बार पांडवों ने 5 जगह मांगी थी, वो कौन कौन सी थी, वो कहां कहां पे है, वो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि पेपर में पूछ सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो तो पूछते ही रहते हैं। कभी कभी एचएसएससी भी चाहती है ना कुछ नया क्वेश्चन, जिससे मेरिट थोड़ी सी कम जाए, थोड़ा सा पेपर को टफ बनाया जाए, तो इस हिसाब से पढ़ लें कि पेपर टफ आए। ये भी पूछ सकते हैं कि पांडवों की 5 जगह कौन कौन सी, तो आपको याद रखनी है वो 5 जगह। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ एक बार, थोड़ी बहुत तो पेपर में आ सकती हैं ये। एक तो कुरुक्षेत्र ही था, एक तिलपत था, एक बागपत था, एक दिल्ली को हम इंद्रप्रस्थ बोलते हैं,
ठीक है। तो ये सब थे। एक तो कुरुक्षेत्र वाली जगह, एक तिलपत था, एक बागपत यूपी की जगह है, ये तिलपत फरीदाबाद की जगह है बच्चों, ये यूपी की जगह है। और इंद्रप्रस्थ ये क्या कहाँ की जगह है, दिल्ली की जगह है। कुछ जगह एक और शायद करनाल थी। ये सारा एरिया कुरुक्षेत्र के में ही ऐड कर रखा था उस जगह को। पानीपत और सोनीपत था, ये था। पानीपत को भी मांगा था, ठीक है। तो ये कुरुक्षेत्र में जो मांगी गई थी ये 5 जगह कौन कौन सी हुई, पानीपत, सोनीपत, तिलपत, बागपत और इंद्रप्रस्थ, ये 5 जगह थी कुरुक्षेत्र में बैठ के जो पांडवों ने मांगे थे, किससे, कौरवों से। तो याद रखने हैं, सोनीपत श्रोणप्रस्थ के नाम पे, पानीपत पानप्रस्थ के नाम पे, राजा पाणिनि के नाम पे बसाया हुआ शहर, तिलपत हमारे फरीदाबाद की जगह है, बागपत हमारे यूपी की जगह है, और दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे। तो ये 5 जगह मांगी थी और ये 5 जगह कौरवों ने देने से मना कर दी थी। तब ये महाभारत का हमारा युद्ध हुआ था। तो याद रखना है, ये तो सभी को पता है महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, लेकिन क्वेश्चंस ये आते हैं। पहली बात तो कुरुक्षेत्र में हुआ, सभी को याद रखनी है। अब कुरुक्षेत्र से रिलेटेड कुछ बातें समझो। कुरुक्षेत्र जिला कब बना, 23 जनवरी 1973 को हमारा कुरुक्षेत्र जिला बना, ठीक है। दूसरी बात आती है कुरुक्षेत्र से रिलेटेड, पाक्स की नगरी कौन सी है, धर्म नगरी कौन सी है, युद्ध भूमि कौन सी है। तो ये सारी चीजें किसके नाम है, ये कुरुक्षेत्र के नाम है। राजा कुरु ने यहाँ पे जमीन को बहुत उपजाया था और यहाँ पे राजा कुरु खेती करते थे। राजा कुरु के नाम पे ही क्या पड़ा था, कुरुक्षेत्र यहाँ पे नाम पड़ा था, ठीक है। यहां से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं संग्रहालय से रिलेटेड, वो भी सुनना। देखो यहाँ पे ना कुछ मंदिर से रिलेटेड, ये 3 पाक्स नगरी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 360 पाक्स बताए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है कि ये पाक्स की नगरी है, धर्म नगरी है, ठीक है। और कौन सी नदी कुरुक्षेत्र में से प्रभावित होती है, जितने प्राचीन तीर्थ हैं सभी का अगर आपके पेपर में आ जाए तो आपको याद रखना, जितने भी हमारे प्राचीनतम तीर्थ हैं उनसे रिलेटेड आप याद रखोगे सरस्वती नदी। कौन सी नदी, सरस्वती नदी। ज्योतिसर तीर्थ कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। बिड़ला मंदिर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। मंदिर तो कुछ लिख लो एक बार, देखो फर्स्ट है बिड़ला मंदिर, कहाँ पे है, पेपर में आता है तो आप याद रखोगे बिड़ला मंदिर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। नंबर 2 पे आता है देवीकूप मंदिर, भद्रकाली शक्तिपीठ, देवीकूप मंदिर। ये सभी मंदिर कहाँ के बता रही हूँ, जगह बता रही हूँ कुरुक्षेत्र की। देवीकूप मंदिर कहाँ है, ये बिड़ला मंदिर बच्चों कुरुक्षेत्र में है। देवीकूप मंदिर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। नंबर 3 पे है भद्रकाली शक्तिपीठ, भद्रकाली शक्तिपीठ है, ये कहाँ पे है, ये भी बच्चों हमारा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो स्थानेश्वर मंदिर, स्थाणुदत्त या स्थानेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी इसको बोलते हैं, स्थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र की पुरानी राजधानी थी कौन सी, थानेसर, वहीं पे एक मंदिर था स्थानेश्वर मंदिर, या पेपर में आ जाता है सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है। तो ये सारी की सारी चीजें, सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पे है, शिव भगवान का है, वो भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। बिड़ला मंदिर कहाँ है, 1952 में बनाया गया था। बिड़ला मंदिर का कई बार आता है, यहाँ पे गीता के श्लोक लिखे हुए हैं दीवारों पे, तो वो कौन से हैं, बिड़ला मंदिर है, या बिरला मंदिर भी कई बार पेपर में दे देते हैं। देवीकूप मंदिर कहाँ पे है, ये भी कुरुक्षेत्र में है बच्चों। भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पे है, ये कुरुक्षेत्र में याद रखना है। और स्थानेश्वर मंदिर कहाँ पे है, स्थानेश्वर मंदिर भी आपका कुरुक्षेत्र में। ये सारी बातें आपको कुरुक्षेत्र से रिलेटेड याद रखनी है। और सन्निसा झील कहाँ है, सन्निसा झील आप याद रखोगे, ये भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। जितने अदिति मंदिर हैं, हाँ एक अदिति मंदिर कुरुक्षेत्र में भी है, और एक यहाँ पे, एक कैथल में भी और एक यहाँ पे भी है, तो अदिति मंदिर भी यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ तो ये भद्रकाली शक्तिपीठ है ना, यहाँ पे माना जाता है कि माता सीता का टकना गिरा था यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे भद्रकाली शक्तिपीठ में। तो भद्रकाली शक्तिपीठ से रिलेटेड जब पेपर में आए तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, ये भी कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उम्मीद करती हूं आप लोगों से ये आप याद रखोगे बच्चों, ठीक है। नारायण मंदिर भी है, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। स्थानेश्वर का महादेव मंदिर हो गया, यहाँ पे 2 मंदिर और लिख लो बच्चों।
ये याद रखने हैं, सारे के सारे मंदिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नारायण मंदिर कहाँ है? देखो मैंने कुरुक्षेत्र से रिलेटेड सारे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, साथ के साथ पढ़ते चलना बच्चों। नारायण मंदिर हमारा कहाँ पे है? नारायण मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। अगला देखो लक्ष्मी नारायण मंदिर, देवी कूप का पता लग गया, ये इंपॉर्टेंट है। नारायण मंदिर हो गया, और 4 हो गए थे ना, 5वां और छठा है लक्ष्मी नारायण मंदिर। नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ है बच्चों? ये कुरुक्षेत्र में है। 360 पाक्स कहाँ पे हैं? धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र में है 360 पाक्स। तो सारी बातें आपको याद रखनी है, किससे रिलेटेड? कुरुक्षेत्र से रिलेटेड। ठीक है, कर लोगे ना? एक और क्वेश्चन आता है, शेख चिल्ली के मकबरे के लिए ये कहाँ का? हरियाणा का ताज किसको कहते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। एक कुरुक्षेत्र में कृष्ण संग्रहालय भी है, याद रखना है। देखो 360 पाक्स, नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, भद्रकाली शक्तिपीठ, स्थानेश्वर मंदिर। आपको मैं यहां से पूरा कुरुक्षेत्र जिले से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं वो मैं सारी करवा दूंगी, कोशिश है। ठीक है, 22 जिले हैं, 22 जिलों में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हो सकती है। हरियाणा जीके में यही तो बातें पूछी जाएंगी ना, वो कोशिश कर रही हूँ। जैसे अब क्वेश्चंस आए हुए हैं कुरुक्षेत्र से रिलेटेड, तो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड जितनी और इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं वो मैं आपको सारी करवा रही हूँ। आराम से शांति से पढ़ते चलना मेरे साथ साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ली है मैंने, बहुत मेहनत करके आज ये क्लास बनाई आप लोगों के लिए। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, नए बच्चे तो जुड़ते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या बच्चों के साथ समस्या है। ठीक है, देखो 1987 में पूछा गया पेपर में है, कुरुक्षेत्र में ही है कृष्ण संग्रहालय। पूछा गया था कृष्ण संग्रहालय कब बनाया गया? ये कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है, एक तो आपको याद रखना है ये बात। ठीक है, और क्या है, कब बनाया गया? 1987 में बनाया गया, आपको रखनी है ये बात याद। इसका मतलब क्या बात याद रखनी है? 1987 में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना की गई थी। एक और आता है गुलजारी लाल नंदा, पहला भारत का व्यक्तित्व संग्रहालय है। व्यक्तित्व संग्रहालय भारत का गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है। और गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहां पे है बच्चों? कुरुक्षेत्र में है, ये बात भी आपको याद रखनी है। हो गया 1987 में कृष्ण संग्रहालय। फिर याद रखना है व्यक्तित्व भारत का, देखो कितने सारे क्वेश्चन करा दिए क्वेश्चन के साथ में, तभी तो कहती हूँ क्वेश्चंस तो कम होंगे लेकिन उससे रिलेटेड कंटेंट इतना बता देती हूँ। आप लोग अगर ईमानदारी से ऐसे पढ़ते रहे तो कामयाब तो जरूर हो जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो बच्चों उसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। भारत का प्रथम व्यक्तित्व संग्रहालय भी कुरुक्षेत्र में है, और उसका नाम क्या है आप याद रखोगे, वो है बच्चों गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। क्या है? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। तो आपसे पूछ ले कृष्ण संग्रहालय कहाँ है, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ है, दोनों याद रखोगे। ये हैं बच्चों कहाँ पे? संग्रहालय, गलत लिख दिया संग्रहालय है कि आगे मात्रा आएगी भाई, गलत लिख दिया संग्रहालय। ठीक है, या ठीक कर लेना इसको, गलत है संग्रहालय। चलो मैं ही लिख देती हूँ, गलत नहीं लिखना। पेपर में, हिंदी के पेपर में शुद्ध अशुद्ध में आ सकता है ये नाम संग्रहालय ऐसे होता है बच्चों, संग्रहालय। तो याद रखना है व्यक्तित्व संग्रहालय, यहां पे भी लिख लो। ठीक है, तो देखो युद्ध भूमि धर्म भूमि किसके नाम से? कुरुक्षेत्र था। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे आपको मंदिर बताए, उन्हीं में से मैंने आपको 2 संग्रहालय बता दिए, और एक धरोहर नाम की भी, धरोहर में हमारे हरियाणा का पूरा कल्चर दिखा रखा है। तो वो धरोहर भी हमारे कुरुक्षेत्र के
यूनिवर्सिटी है जो कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, केयूके यूनिवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं, जो कि बनी थी 1956 में। कब बनाई गई थी? 1956 में। हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी वही थी। हरियाणा बनने से पहले 10 साल पहले से बनी हुई थी, क्योंकि हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को और वो यूनिवर्सिटी बन गई थी 1956 में, जिसकी नींव खुद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे नींव रखने आए थे। तो पेपर में वो भी पूछा जाता है। और यहाँ पे उस टाइम सिर्फ और सिर्फ संस्कृत संग्रहालय था, संग्रहालय कह रहे सॉरी, संस्कृत की पढ़ाई होती थी। और उस केयूके यूनिवर्सिटी जो 1956 में बनी, उसमें उससे ज्यादा और कोई पढ़ाई नहीं होती थी। अब तो बहुत सारे डिग्रीज, बहुत सारे डिप्लोमे, यूनिवर्सिटी बहुत कुछ करा रही है। और अब करंट में भी आता है A++ ग्रेड किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? वो भी कुरुक्षेत्र को दिया गया है। ये फिलहाल में ही दिया गया था, ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो देखो 1987 में कृष्ण संग्रहालय भारत का प्रथम व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा है? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। तो भारत का प्रथम व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा है बच्चों? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। कर लोगे? और भी बातें बताऊं क्या कुरुक्षेत्र से रिलेटेड? चलो अगले क्वेश्चन में बता देंगे। चलो बढ़ते हम थर्ड क्वेश्चन की साइड। ऐसे क्वेश्चंस कई ले रखे हैं मैंने, पहले कुरुक्षेत्र के, फिर अंबाला के, फिर रोहतक के, ऐसे इस टाइप से करेंगे। तो एक जो जिला है ना, उससे रिलेटेड उसके आसपास की जितनी बातें बन सकती हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ठीक है, आपकी हरियाणा जी के बहुत अच्छी करवा दूंगी, बस लगातार जब जब क्लासेस लेती हूं तब पढ़ते चला करो। ठीक है, जितना कंटेंट बताऊं वो तो कम से कम सारा पेपर में करके ही जाना है, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे सीईटी के पेपर में। जितनी डेप्थ में पूछ ली, चाहे हरियाणा जी के चाहे इजीएस्ट लेवल में पूछ ली, आपका कहीं मार्क्स नहीं कटेगा। बस लगातार जब भी क्लास लेती हूँ सारी क्लासेस देखा करो। ठीक है, कल मैंने हिंदी की एक क्लास ली थी और हिंदी की कुछ क्लासेस मेरे को और लेनी है, उनमें से कल एक क्लास जरूर लूंगी। तो सभी बच्चे उस क्लास को भी देखना, क्योंकि चाहे सीईटी वाले बच्चे हो, सीईटी में भी हिंदी 15 नंबर की आएगी, और चाहे हरियाणा जो ये एचटेट वाले बच्चे हो, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनके भी 15 नंबर की आएगी। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने पहले क्लास ले रखी है, ऐसे ही एक और क्लास भी लूंगी। बहुत सारी हिंदी हो सकता है वहां से कवर हो जाए, हो क्या सकता होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, और करंट की भी मैं क्लास लेती रहूंगी धीरे धीरे, चिंता मत किया करो। ठीक है, पढ़ते रहा करो बस। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूछा गया है कौन सा कथन सही है? कुरुक्षेत्र सरस्वती एवं दृश देवती नदियों के मध्य स्थित थी, नहीं है? कुरुक्षेत्र तो अभी भी है ना, नदियां पहले थी। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा क्या? थर्ड ऑप्शन में है। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का क्या पालना भी कहा जाता है, या उपरोक्त सभी? देखो कथन हमेशा आपको याद रखना है, चाहे हरियाणा पूछ ले चाहे कुरुक्षेत्र पूछ ले, दृश देवती और सरस्वती नदी के मध्य स्थित है कुरुक्षेत्र, ये बिल्कुल सही बात है। कुरुक्षेत्र में अभी तो बता रही थी जितनी प्राचीन चीजें हैं वो कहाँ हुई हैं? सरस्वती नदी के किनारे हुई हैं। तो सरस्वती नदी और दृश देवती नदी दोनों के मध्य में हमारा स्थित है, ये क्या क्या स्थित है? कुरुक्षेत्र। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि राजा कुरु के द्वारा बसाया गया शहर था, तब अब जिला है, क्या था? कुरुक्षेत्र। ठीक है, जगह थी सबसे पहले तो। और कुरुक्षेत्र को और क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है, वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है, बर्मा वृत्त की उत्तर वेदिका कहा जाता है। ये सारे नाम किसके हैं? कुरुक्षेत्र के हैं। तो ये सारी की सारी बातें बच्चों सही हैं कुरुक्षेत्र को लेके। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, कुरुक्षेत्र सरस्वती एवं दृश देवती नदियों के मध्य स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पे पड़ा था, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बताया भी था, कुरुक्षेत्र राजा कुरु के द्वारा, यहाँ पे राजा कुरु अपनी खेती को उपजाते थे, यहाँ पे हल चलाते थे, खेती करते थे अपनी। कौन? राजा कुरु। तो राजा कुरु के द्वारा बसाया हुआ राजा कुरुक्षेत्र पहले जगह थी, फिर शहर, और अब क्या बन गया? जिला बन गया। ठीक है, और कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली, उत्तर वेदिका, बर्मा व्रत, सारे किसके नाम है? कुरुक्षेत्र के। तो उपरोक्त सभी ये सारी बातें किसकी हैं? सही है। एक बार आप लोग भी पढ़ लो क्या क्या बातें बताई गई हैं, किसको लेके? कुरुक्षेत्र को लेके। ठीक है, सारे नाम बिल्कुल इसी के ही हैं। उत्तर वेदिका, ब्रह्म वेदिका, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, 360 धार्मिक स्थल, ये सभी क्या है? इसी के नाम है। और थानेश्वर जो हमारा कुरुक्षेत्र में ही जगह है, प्राचीनतम एक हर्षवर्धन राजा थे, उनकी राजधानी रही है थानेसर। तो श्रीकंठ जनपद
श्रीकंठ जनपद की जगह भी किसको माना जाता है? कुरुक्षेत्र को माना जाता है। और कुरुक्षेत्र में एक हमारा क्या है? हमारा है थानेसर। क्या है? थानेसर। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। तो थानेसर श्रीकंठ जनपद की क्या रहा है? राजधानी भी रहा है। ये आपको याद रखना है। ये राजधानी किसकी रहा है बच्चों? एक राजा थे प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के बेटे थे दो, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ये याद रखना है, पेपर में आती है। ये थानेसर जगह ना श्रीकंठ जनपद राजधानी, श्रीकंठ जनपदों की राजधानी थी थानेसर। और प्राचीन समय में जो हम प्राचीन हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर मध्य पढ़ते हैं, फिर आधुनिक भारत पढ़ते हैं, ऐसे ही प्राचीन भारत में हमारे हरियाणा के थानेसर में एक राजा रहते थे, उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, एक बेटी थी। तो ये राजा कब बने थे? पेपर में ये आता है, ये बने थे ये पहले थे प्रभाकर वर्धन, सबसे पहले कहाँ के राजा? यहीं के राजा, थानेसर के राजा। ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, वो कौन कौन से थे? ये भी पेपर में आता है। एक तो राज्यवर्धन थे और एक हर्षवर्धन थे। ठीक है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर को बनाया था। प्रभाकर वर्धन मारे गए थे और उसके बाद राज्यवर्धन को अगले ही साल 605 ईस्वी में मार दिया गया था। उसके बाद इनका बेटा हर्षवर्धन 606 में राजा बना था। कब? 606 ईस्वी में। और हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ था। अब आप यहां से आइडिया लगा सकते हो, 590 में जो राजा जन्मा हो और 606 में जो लड़का, कोई भी लगा लो, किसी भी पेरेंट्स का बच्चा 590 में, उनका नाम हर्षवर्धन, वो 606 में राजगद्दी संभालते हैं। मतलब कितने साल के थे? 16 वर्ष के। तो आप ये समझ सकते हो कितनी छोटी उम्र में। सबसे बड़ी बात इनकी ये भी है कि हर्षवर्धन बहुत प्रतापी राजा थे। ठीक है। कौन से? हर्षवर्धन। ये बहुत उत्तर भारत के हिंदू सम्राट राजा इनको बोला जाता है, हर्षवर्धन को। इन 590 में जन्मे, 606 में राजा बने और 647 में मृत्यु भी हो गई। बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए जिए, लेकिन बहुत सारा काम करके गए। मैं किसकी बात कर रही हूँ बच्चों? मैं कर रही हूँ राजा हर्षवर्धन की बात। इनकी राजधानी थी थानेसर। ठीक है। बाद में तो इन्होंने जैसे जैसे इनकी एक बहन भी थी राजश्री के हस्बैंड को मारा गया था। उसके बाद राजश्री जंगलों में चली गई थी, वहां से हर्षवर्धन लेके आए और फिर इन्होंने उत्तर भारत का जो यूपी का कन्नौज जगह थी, इन्होंने फिर इसको भी और कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था। जब हर्षवर्धन से रिलेटेड टॉपिक आएगा उसमें मैं पूरा कराऊंगी, बट ये कुछ बातें तो आपको याद रखनी ही है। तो थर्ड का आंसर है बच्चों डी। और जितनी मैं एक्स्ट्रा बातें बताती हूँ, हर्षवर्धन का जन्म, मृत्यु, थानेसर कौन कौन सा क्या राजधानी बनाई, फिर कन्नौज बनाई, ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि आपके पेपर में आती हैं और सारे पेपर में आई हुई बातें ही मैं आप लोगों को बता रही हूं। ठीक है। पढ़ो अगले क्वेश्चन को। तो कहीं स्पीड से तो नहीं करा रही हूं मैं, कहीं आप लोगों के लिए स्पीड हो गई हो, है ऐसा तो नहीं है? बता देना ऐसा हो तो। एक तो भैया आज माइक चेक कर लेती हूँ मैं। माइक मुझे लग रहा है इसमें शायद चार्जिंग बहुत कम है, मुझे लग रहा है चार्जिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। चलो जितने भी कर सकते हैं उतने तो करें हम। निम्न में से कौन सी नदी कुरुक्षेत्र जिले में प्रभावित होती है? हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये। तो देखो, निम्न में से कौन सी नदी कुरुक्षेत्र जिले में प्रवाहित होती है? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र जिले में मारकंडा नदी प्रभावित होती है। मारकंडा नदी हमारे हिमाचल प्रदेश की धरतीधर नामक पहाड़ी से निकल के ये हमारे अंबाला में प्रवेश करती है और अंबाला के बाद ये कुरुक्षेत्र की सनीसा झील में मिल जाती है सरस्वती नदी के साथ। तो जब सरस्वती नदी के साथ मिलती है, और मैंने अभी बताया कुरुक्षेत्र का संबंध सरस्वती नदी से है, और ये मारकंडा नदी जब आगे जाके सरस्वती में मिलती है तो ये तो कंफर्म है कि ये कुरुक्षेत्र की नदी हो गई, क्योंकि अंबाला से चल के कुरुक्षेत्र में ही आती है। ठीक है। घग्गर नदी, आपगा नदी, ये सभी देखो बच्चों ध्यान से सुनना। अगर आपके पेपर में स्पेशल ये बात आ जाए कि क्या घग्गर नदी, ध्यान से सुनना, पेपर में आ जाए सिर्फ ये बात कि क्या घग्गर नदी कुरुक्षेत्र में प्रवेश करती है, तो आपको टिक करना है कतई नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। याद रखोगे ये बात। लेकिन एचएसएससी ने क्या माना है, जैसे मारकंडा नदी कुरुक्षेत्र में बहती है और आपगा भी बहती है, जबकि बहती नहीं है, इसका आंसर ये सभी मान लिया गया।
क्या मान लिया गया, ये सभी। जब आपके पेपर में दो नदियां ऐसी दे दी जाए जो कुरुक्षेत्र में बहती हैं, मैंने नदियों का पूरा टॉपिक कराया हुआ है 3 क्लासेस में, कम से कम भी 300 क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने हरियाणा जीके की नदियों के टॉपिक। तो आप सोच के समझो कि ये जो नदियों का अपवाह तंत्र है ना हरियाणा का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है अपने आप में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि हर पेपर में आता भी है। तो वो जो 3-4 क्लासेस है ना वो पूरी देख लेना, तब आपको पता भी लग जाएगा कि क्या घग्गर नदी बहती है या नहीं। चलो वो क्लासेस जरूर देख लेना। लेकिन अब आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, जो स्पेशल अलग से पूछ लिया जाए घग्गर नदी कौन कौन से जिलों से बहती है, तो उनमें से कुरुक्षेत्र और जींद जिले में नहीं बहती, तो फिर कहां बहती है, यहां से एक टॉपिक तैयारी हो जाएगा। देखो घग्गर नदी हमारी पंचकुला में एंटर करती है, पंचकुला के बाद ये अंबाला में जाती है, 5 जिलों में से बहती है ये। अंबाला के बाद ये बहती है कैथल में, कुरुक्षेत्र और जींद में नहीं बहती। कैथल में, कैथल के बाद फतेहाबाद। जिसने मैप आता है वो अच्छे से मैप में इस टाइप से मैंने डायरेक्शन में बताई थी। यहाँ पे है पंचकुला, उसके बाद है अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र में नहीं जाती, अंबाला के बाद ये पंजाब में बाहर निकल जाती है, उसके बाद फिर कैथल में एंट्री करती है, फिर से बाहर निकल जाती है और जींद में नहीं बहती, फिर फतेहाबाद, सिरसा ऐसे निकल जाती है। कहाँ पे ये निकल जाती है, राजस्थान के भटनेर जिले में, हनुमानगढ़ जिले के भटनेर जगह पे प्रवेश कर जाती है। मैं किसकी बात कर रही हूँ बच्चों, मैं कर रही हूँ घग्गर नदी की, ठीक है। आ गई बात समझ। लेकिन अब देखो इस ऑप्शन के हिसाब से एचएसएससी ने माना है ये सभी। जब अलग से 2 ऑप्शन आपको कुरुक्षेत्र के दे दिए तो आपको घग्गर को टिक करना पड़ेगा, लेकिन स्पेशल अलग से ये लिख दिया कि क्या घग्गर नदी कुरुक्षेत्र में बहती है, तो आप टिक करोगे नहीं बहती। घग्गर नदी कुरुक्षेत्र और जींद जिले में नहीं बहती। लेकिन अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 लिख दिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये सभी। उस टाइम ये माना गया था जबकि ये गलत बात थी, और क्या गलत है वो मैंने आपको बता दिया। तो 4th का आंसर है बच्चों डी, ये सभी आंसर है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वां, भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको मैंने बहुत सारे मंदिर बताए थे कुरुक्षेत्र के, फिर से याद कर लो। भद्रकाली शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक कुरुक्षेत्र में है शक्तिपीठ, उसका नाम है भद्रकाली शक्तिपीठ। इसका मतलब ये कंफर्म्ड है कि भद्रकाली शक्तिपीठ हमारे कुरुक्षेत्र जिले में है, ठीक है। फिर आते हैं इसके साथ 2-3 मंदिर अभी कराए हैं, वो भी आप याद कर लो। बिरला मंदिर 1952 में बना था, ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा कुरुक्षेत्र में है, ये भी आपको याद रखना है। और इस मंदिर की क्या विशेषता है, इस मंदिर के चारों साइड, मतलब बाहर की जो बाउंड्री होती है ना मंदिर की, उसके चारों साइड गीता के श्लोक लिखे गए हैं, इसलिए ये बिरला मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी याद रखोगे, कुरुक्षेत्र में है। फिर बढ़ते हैं अगला, नारायण मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी दोनों कहां पे हैं, ये कहां पे है बच्चों, ये भी कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो ये सारे मंदिर, अच्छा स्थानेश्वर मंदिर या सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है, थानेसर में, ये भी कुरुक्षेत्र की जगह है, तो ये भी कहां हो गए, कुरुक्षेत्र में हो गए। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कुरुक्षेत्र से रिलेटेड। तो भद्रकाली शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, याद रखना है। यहां पे सती माता का टकना गिरा था। तो 5th का आंसर है बच्चों बी। पढ़ो अगला क्वेश्चन 6। हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता कौन है। हरियाणा का वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता कौन है। मैंने जब आपको जिलेवार परिचय कराया था उस टाइम बताया था साइंटिफिक एपरेटस, साइंटिफिक सिटी, ये सभी किसके नाम है, ये हैं बच्चों अंबाला के। किसके हैं, अंबाला के। हमारा हरियाणा का अंबाला जिला जो कि 1 नवंबर 1966 को बना था, यहां पे पूरे भारत के 35% वैज्ञानिक उपकरण, पूरे भारत के 35% कहां पे, अंबाला में बनाए जाते हैं। तो याद रखोगे पूरे भारत के 35% तो कहां बना देता, क्या बना देता है, अंबाला बना देता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, साइंटिफिक एपरेटस, साइंटिफिक सिटी। तो वैज्ञानिक उपकरण सबसे ज्यादा कहां बनते हैं, ये बनते हैं बच्चों अंबाला में। ये आप याद रखोगे। अंबाला जिला कब बना था, 1 नवंबर 1966 को हमारा अंबाला जिला बना था। ये बातें याद रखनी है, कर लोगे याद, है ना। चलो और अंबाला से रिलेटेड बातें आएंगी, मैं आगे करा दूंगी। बढ़ो बच्चों 7th क्वेश्चन पे। हरियाणा का कौन सा जिला सिटी ऑफ पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। अभी बताया था मैंने 360 पार्क्स हैं यहाँ पे, धर्मस्थली, युद्ध स्थल, पार्क स्थल या पार्क्स की नगरी भी बोल देते हैं, पार्क की
नगरी। तो पाक की नगरी कौन सी है? बहुत सारे पाक्स है कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। तो पाक्स नगरी कौन सी है बच्चों? कुरुक्षेत्र है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। विश्वामित्र का टीला, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, ये भी आपको याद रखने हैं। अलग अलग बातें बताऊं वो याद रखना। विश्वामित्र का टीला, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, ये हमारे कुरुक्षेत्र के पेवा जगह पे है, ये भी आपको याद रखने हैं। विश्वामित्र का टीला और वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, ये सारी चीजें बच्चों कहाँ है? ये हमारे कुरुक्षेत्र के पेवा, जो कि हरियाणा का, बिहार का जैसे गया है, वैसे ही हमारे हरियाणा की कौन सी जगह है? गया के नाम से पेहवा। तो ये सारी चीजें कहाँ हैं? ये कुरुक्षेत्र के पेहवा में है। और आप याद रखोगे कौन सा जिला सिटी ऑफ पाक के नाम से प्रसिद्ध है? ये है बच्चों कुरुक्षेत्र, ठीक है। कर लोगे याद ये बातें। हरियाणा का ताजमहल किसको कहते हैं? सभी को पता है, कौन है? शेख चिल्ली का मकबरा। रख लोगे ना ये बातें तो याद। हाँ, एक और पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बहुत बार रिपीटेड है। ब्रह्म सरोवर का अल बरूनी ने अपनी प्राचीनतम पुस्तक किताब उल हिंद में जिक्र किया था। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का जिक्र किसने किया? याद रखोगे अल बरूनी ने। पेपर में यह भी आ सकता है, अल बरूनी ने अपनी कौन सी पुस्तक में ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया है? तो याद रखोगे किताब उल हिंद पुस्तक थी। और किसका जिक्र किया गया? ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया गया। तीनों बातें याद रखोगे। ब्रह्म सरोवर का जिक्र किसने किया? अल बरूनी ने किया। कौन सी पुस्तक में किया? किताब उल हिंद पुस्तक में किया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चों 7th का ए। और विश्वामित्र का टीला कहाँ है? वशिष्ठ ऋषि का आश्रम कहाँ है? एक दधीची ऋषि का आश्रम भी कुरुक्षेत्र में ही है, दधीची ऋषि का आश्रम। तो ये कहाँ है बच्चों? ये भी कुरुक्षेत्र में है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। रख लोगे याद। तो 7th का बच्चों आंसर है ए। क्या? कुरुक्षेत्र। आज मुझे लगता है बच्चों लंबी क्लास नहीं हो पाएगी, मुझे ध्यान नहीं रहा। जो माइक होता है ना, इसको चार्ज करना शायद मैं भूल गई, शायद क्या भूल ही गई। तो हो सकता है बीच में क्लास बंद हो जाए तो समझ लेना, कोई बात नहीं, क्लास ऐसे चलती रहेगी। लेकिन जब बीच में बंद हो जाएगी इसका मतलब आगे का जितना कंटेंट बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में मैं खींच दूंगी। लेकिन अभी आराम से पढ़ते रहो जब तक अपना चल रहा है, ठीक है। बस दोनों ही माइक गड़बड़ में करके चलो, मैंने ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज संडे को एक स्पेशल क्लास होती है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं लेती हूँ संडे को। वो इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरे पास भी बहुत टाइम होता है संडे को, तो उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की मैं काफी हेल्प कर दूं, ठीक है। जिस भी बच्चे को पूरी हरियाणा जीके करनी है, जो बच्चा चाहता है कि मैं 25 में से 23-24 नंबर ले लूं, मैं 25 की गारंटी नहीं लेती क्योंकि 25 के 25 किसी को आते ही नहीं है। कई बार एचएसएससी ऐसा करती है, पूरा आप सिलेबस करके चले गए, कोई ऐसा डेटा दे दिया कि बिजली का उत्पादन वितरण हमारे हरियाणा में कितना है। और आपको पता है ये वेरिएबल चीज है, बार बार चेंज होती रहती है, ये वेरी करती है टाइम टू टाइम। तो आप इसको कैसे बता दोगे? ये डेटा कुछ ऐसे दे देती है करंट के जो आप नहीं कर पाते। तो ऐसे तो 1-2 क्वेश्चन तो एचएसएससी देगी ही देगी, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। उसको छोड़ के जितना हमारे पास टॉपिक बचते हैं वो हम सारे करके जाएंगे। कोशिश करेंगे बच्चों 25 में से 23 या 24 नंबर लेने की, ठीक है। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी। हो सकता है एक आधे बच्चे का तुक्का लग जाए एक आधे क्वेश्चन में जो ना पता हो, तो 25 के 25 भी आ जाए, हो सकता है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है, हो जाता है बहुत बच्चों के साथ। तो आप आराम से पढ़ते रहो पूरी हरियाणा की स्टैटिक जीके और पूरी की पूरी हरियाणा की करंट मैं आपको लोगों को करवा के भेजूंगी पेपर में, ठीक है। टेंशन मतलब 25 नंबर की तो ये मैं हिंदी आप लोगों को करा रही हूँ 15 नंबर की, और 15 नंबर की हिंदी को लगाओगे तो आपके कितने बन गए? 40, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ साइंस के क्वेश्चंस कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बच्चे को करके वो जाने ही जाने हैं, जो एचएसएससी ने बार बार पूछे हुए वो क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी। लेकिन आप इससे ये मत आका करो कि मैं पूरी सीईटी की तैयारी करा दूंगी। सीईटी की बच्चों आप आइडिया लगाओ कैसे पूरी तैयारी हो जाएगी मेरे से। मैथ्स बचता है ना, रीजनिंग बचती है, इंग्लिश बचती है, ये मैं कहां करा रही हूं, तो कैसे हो जाएगी पूरी सीईटी की तैयारी? हो सकती है इससे। मैथ्स 15 नंबर का आएगा, रीजनिंग 15 नंबर की आएगी, इंग्लिश 15, 45 नंबर का। तो ये मैं कहां करा रही हूं? कुछ नहीं करा रही ना।
तो आपको मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जो भी टीचर आपको समझ आती है, जिसकी भी बातें समझ आती हैं, तो कोशिश किया करो इन सबको भी अपने साथ साथ कर लो। ऐसे गलतफहमी में मत रहना कि मैम 100 का 100 पेपर का करा देगी। कोई भी टीचर सारा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को सारा सिलेबस नहीं करवा सकता। वो कितना करा देगा, है ना? बहुत सारी मेहनत लगती है। जितने आप पढ़ाओ उसको परफेक्ट पढ़ा दो, वो ज्यादा बेटर है, ना कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाने का। अब मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकती, अब मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा सकती, इंग्लिश को थोड़ा बहुत मान सकती हूँ, मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन ये सब चीजें तो नहीं पढ़ा सकती ना। जैसे कंप्यूटर आएगा आपके पेपर में, तो ये सारे अपने सोर्सेज ढूंढो कि हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, मैथ्स को कहाँ से, जो भी आपको अच्छे लगते हैं सर उनसे पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो प्रॉपर। इन पे खूब मेहनत करने की जरूरत है। मैथ्स और रीजनिंग तो ऐसे सब्जेक्ट है बच्चों, आप उसमें पूरे 100 का 100 स्कोर कर सकते, मतलब 100 इन द सेंस 15 का 15 स्कोर, और 15 इसमें पूरे का पूरा स्कोर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बस जरूरत क्या है, जरूरत इस चीज की है कि इनको डेली पढ़ने की आपको पूरी भरसक प्रयास करने पड़ेंगे, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके अच्छा स्कोर आता है। मैं आप लोगों की हेल्प पूरी करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं 100 की 100 सीईटी में जो पेपर का आएगा आपका पेपर, उसकी मैं पूरी तैयारी करवा दूंगी। नहीं, पूरी नहीं होती बच्चों, कोई भी टीचर एक पूरी तैयारी नहीं करवा सकता। तो जब भी कभी क्लास नहीं होती है ना, आप मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, ये सारे टॉपिक्स पढ़ते रहा करो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही है। और आपका अच्छा स्कोर तभी आएगा जब 24 घंटे में से कम 6-7 घंटे तो पढ़ो। और जब पेपर आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली 14 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा 24 घंटों में से, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बहुत है। ऐसा लगता है ना कि 10 गुना कर दिया भाई साहब, 10 गुना में भी बहुत भयंकर कंपटीशन होगा। फिर रोते मत फिरना। आप ध्यान भी देते होगे कि मैं हर दूसरी तीसरी क्लास में 2-4 मिनट आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि बच्चों इतनी मेहनत कर देना कि टॉपर में आ जाओ। अगर आप चाहते हो 2025 में सिलेक्शन लेना, तो आपको दिन रात एक करने पड़ेंगे। उसका सेकंड ऑप्शन कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं हार्ड वर्क के अलावा। थोड़ी सी नींद कम कर दो, क्या हो गया, 1 साल 2 साल नींद कम कर दी तो। आप चाहते हो ना अपनी ड्रीम जॉब लेना और आप खूब मेहनत करके सफल हो जाना, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। आपकी सफलता के लिए ना तो कभी एज मैटर करती, ना आपकी गरीबी मैटर करती, ना आपकी कभी घर की कंडीशंस मैटर करती है। सब कुछ साइड में है। आपकी प्राथमिकता ये है कि मेरे लिए मैटर तो करता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका हार्ड वर्क। आप कितने पंचुअल हो आपकी क्लासेस लेने के लिए, आप पढ़ने के लिए, आप कैसा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बना रहे हो, तो मैटर ये सब चीजें करेंगी। ये बेवजह की जो हर्डल्स आती है ना, ये आपके लिए कोई मैटर नहीं करेंगी। बस आप लोगों को ये मेंटली परेशान कर सकती है ये चीजें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, मेंटली परेशान बिल्कुल हो सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी आप मेंटली परेशान होगे तो ये चीजें आपको दिक्कत देंगी, लेकिन इन चीजों को साइड करते चलना। ये मेंटली परेशानी हर किसी के साथ आती है, आपके साथ भी आई, मेरे साथ भी आई, और कोई पढ़ रहा होगा उसके साथ भी आएंगे, हर किसी के साथ आती है। ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसके साथ ये दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इनको साइड करके शांति से डेली पढ़ा करो। और जो भी बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके 50% ही तो तैयारी करवा पाऊंगी मैं, मानते हो ना? उससे ज्यादा मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब मैं कहाँ करवा पाऊंगी? लगता है मैंने एक दिन भी बोला है आपको मैं मैथ्स रीजनिंग करवा दूंगी? नहीं करवा सकती। तो सीईटी की तैयारी के लिए जितना मैंने सिलेबस बताया हुआ है, मैं एक बार फिर से भी बता दूंगी सीईटी का क्या क्या सिलेबस आएगा। और जो न्यू लर्नर्स हैं, जो नई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी, उसको देख लेना। ठीक है। और हाँ, जो भी बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे थे ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी एचटेट वर्सेस टेट के रिलेटेड, वो वीडियो जरूर देखना। जो भी एचटेट वाले बच्चे हैं, जिनको जो अभी टीजीटी की वैकेंसीज आई थी ना, 7571 वैकेंसी, जिनका सिलेक्शन अभी कुछ टाइम पहले हुआ है, शायद जून जुलाई में हुआ है ना, तो उनका जो सिलेक्शन हुआ है ना बच्चों, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ सीटेट का पेपर पास करके टीजीटी के मेंस पेपर में बैठे थे वो बच्चे। तो उनके साथ क्या हुआ था? उनके साथ ये हुआ था, आपके काम की बात आप भी सुन लेना। वो उन्होंने कहा कि हम सीटेट पास हैं तो हमें बिठाया जाए। ठीक है, जबकि ऑथेंटिक कुछ ऐसा लिखित में कुछ नहीं था कि सिर्फ एचटेट वाले बच्चे इसको दे सकते हैं। फिर उन्होंने सीटेट, जिन्होंने केस किया हुआ था वो बच्चे उसमें लड़े थे, और वो बच्चे पेपर में बैठे थे। 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, वो जजमेंट पूरी पढ़ के मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, सीटेट वर्सेस टेट, क्या सीटेट हार गया? वो वीडियो पूरी देख लेना। ये आपके लिए, हर बच्चे के, हरियाणा हो चाहे अदर स्टेट हो, जो जिस भी स्टेट का है, वो उस स्टेट का एग्जाम उस बच्चे के लिए कंपल्शन हो गई, कंपल्सरी हो गया। उस स्टेट के लिए जब टीचिंग की भर्ती के लिए आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो आपके लिए बहुत जरूरी है।
तो सभी को वो पूरी पूरी वीडियो देख लेनी है, आपके ही काम की है, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो बनाई गई है, ठीक है। चलो है अभी तो बैटरी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन पढ़ो। नारनौल हरियाणा के जिले का मुख्यालय है। किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? क्वेश्चन ये है। देखो बच्चों, हमारे हरियाणा के 22 जिले हैं। हर जिले के साथ क्या है, हर जिले का हेडक्वार्टर है ना वो उसी जिले में है। जैसे पंचकुला जिला है, उसका हेडक्वार्टर पंचकुला में ही है। मुख्यालय जो मेन मुख्यालय होता है जहां पे सारी समस्याएं सुनी जाए। जैसे हिसार है, हिसार जिले का जो हेडक्वार्टर है वो हिसार में ही है, मेन मुख्यालय, जिसको कौन संभालते हैं, जिसको आईएएस ऑफिसर जो डीसी संभालते हैं, ठीक है। ऐसे ही हर जिले का है, लेकिन एक एक्सेप्शनल हमारे हरियाणा का जिला है और वो है कौन सा, ये है ये क्या है, महेंद्रगढ़, ठीक है। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल में है, जबकि महेंद्रगढ़ जिले में नहीं है। ये विशेषता है और इस विशेषता की वजह से इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है और ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, लिख भी रखा है। एचएसएससी 2020 में क्वेश्चन आया था, तो आपको याद रखना है महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पे है, नारनौल में है, महेंद्रगढ़ में नहीं है। तो आपको बात ये याद रखनी है। और महेंद्रगढ़ जिला कब बना? 1 नवंबर 1966 को हमारा महेंद्रगढ़ जिला बना था। हमारे हरियाणा में बहुत अत्यधिक तो खनिज नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं जमीन ऐसी होती है जहां पे बहुत ज्यादा खेती नहीं हो सकती। तो जहां पे खेती नहीं हो सकती तो फिर वहां पे क्या उपजाया जा सकता है? तो आपको याद रखना है वहां तीन साइड से हमारे महेंद्रगढ़ से कौन टच होता है? हमारे महेंद्रगढ़ से टच होता है बच्चों राजस्थान। आप सभी को पता है राजस्थान की जो जमीन है वो ज्यादा उपजाऊ नहीं है, मरुस्थल है वहां पे। तो उस मरुस्थल की वजह से महेंद्रगढ़ में खेती क्या होती है? कम होती है। तो खेती कम है तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? जमीन का बच्चों दूसरा ऑप्शन हो सकता है खनिज। क्या हो सकता है? खनिज। तो जो हमारे हरियाणा में खनिज बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं ना वो कहाँ होते हैं? महेंद्रगढ़ में होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। खनिज हमारे हरियाणा में अत्यधिक कहाँ होते हैं? पेपर में आता है, आप याद रखोगे वो महेंद्रगढ़ में है। कुछ खनिज तो फेमस है और कुछ है क्या है जो नहीं आते हो ना, आपको अलग से हो। मैंने खनिज का एक टॉपिक करवाया हुआ भी है, जो अलग से हो ना वो आप किसके साथ चले जाना, जिसका पता ना हो आप टिक कर देना महेंद्रगढ़ को। किसको कर दोगे? महेंद्रगढ़ को। जैसे स्लेट पत्थर आता है, स्लेट पत्थर हरियाणा में कहाँ पे मिलता है? ये खनिज है एक, जो हम स्लेट पे लिखते थे ना पहले छोटे थे तब। कुछ बच्चे जो आज की जनरेशन ने नहीं लिखे होंगे, लेकिन हमने तो लिखा था भाई। स्लेट पत्थर है ना, ये कहाँ मिलता है? ये आपको याद रखना है कुंड, रेवाड़ी में। रेवाड़ी की एक जगह है कुंड, वहां की जगह पे ये क्या मिलता है? स्लेट पत्थर मिलता है। ये एक्सेप्शनल बता रही हूं। एक आता है आपका हिलना पत्थर। ये हिलना पत्थर कहाँ मिलता है बच्चों? ये आपको याद रखना है, हिलना पत्थर मिलता है कलियाड़ा जगह है। कहाँ की? ये कलियाड़ा जगह है मेरे प्यारे बच्चों, चरखी दादरी की। तो चरखी दादरी के कलियाड़ा जगह पे हिलना पत्थर मिलता है। ये 2-3 जगह ही, पूरे संसार में 2-3 जगह ही हिलना पत्थर मिलता है। उसमें से हमारे दादरी का एक कलियाड़ा जगह है और वहां क्या मिलता है? हिलना पत्थर मिलता है। देखो हिलना पत्थर है ना, एक तो ब्राजील में मिलता है, अमेरिका में मिलता है और तीसरा भारत देश है। भारत देश के हमारे हरियाणा और हरियाणा के चरखी दादरी जिले का क्या है? ये कलियाड़ा गांव है, वहां पे ये मिलता है। ये बातें याद रखनी है। जैसे बाक्साइट है, बाक्साइट मिलता है फरीदाबाद में। लो एस्क के कुछ कम क्वांटिटी में जितनी मिलती है वो मिलती है भिवानी में। और जैसे जितने भी अलग अलग मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सारी चीजें जो ये 3-4 नाम लिए, इनसे अलग कुछ भी आ जाए तो आप याद रखोगे वो कहाँ पे है बच्चों? वो है कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ का प्राचीनतम नाम पूछा जाता है आपके पेपर में, वो आप याद रखोगे। महेंद्रगढ़ का प्राचीनतम नाम क्या था बच्चों? कानोड़। कानोड़ क्या नाम था? प्राचीनतम। और कानोड़ ब्राह्मण थे, कनफड़े जो ब्राह्मण बोलते, उन्हीं के नाम पे कानोड़, और कानोड़ से नया नाम क्या बना? महेंद्रगढ़। ये आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। तो 8th का आंसर है बच्चों बी। पढ़ो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला प्लेनेटोरियम कहां बनाया गया है? देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। ये जो अंतरिक्ष की हमारी रानी, भारत की अंतरिक्ष रानी जिसको बोलते हैं कल्पना चावला, स्पेस की रानी भी जिसको बोलते हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, क्या है? जितनी भी चीजें हैं
आपको याद रखनी, इनका जन्म आता है एक तो मार्च 1961 में, मार्च 1961 में। कहीं इसका मतलब 10th के डीएमसी में कुछ और है, वैसे कुछ और बताते हैं, लेकिन यही याद रख लेना पेपर में आता है। फिर आप किसकी आती है, मृत्यु। मृत्यु का पेपर में बहुत बार आता है, क्योंकि ये तो डिस्प्यूटेड है जन्म में, तो क्योंकि 10th में कुछ और दे रखा है, उसके पेरेंट्स कुछ और बता रहे हैं, लेकिन मृत्यु में तो कुछ डिस्प्यूटेड नहीं हो सकता ना, ये आपके पेपर में आती है, ये आपको याद रखनी है। कब हुई थी मृत्यु, 1 फरवरी 2003 को, 1 फरवरी 2003 को मृत्यु थी इनकी। देखो किस टाइम, जब हमारे माता पिता बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, उस टाइम पे हमारी कल्पना चावला इतनी पढ़ी लिखी, और जो कि बहुत कम सिलेक्शन होते हैं। देखो इसरो जो हमारी इंडिया की है ना कंपनी, इंडियन क्या है ये, इसरो जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाली, इसमें देखो आप बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। यहाँ पे सिलेक्शन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इनका देखो इसरो से भी बहुत बड़ी एजेंसी कौन सी है, अमेरिका की नासा। तो नासा में सिलेक्शन किसका हुआ था, हमारे इंडिया की और हरियाणा की करनाल की लड़की कौन, कल्पना चावला। जो जब ये गई थी ना STS 87 में पहले गई थी, उस टाइम 6 क्रू मेंबर थे। फिर STS 107 में गई थी, ये इसके स्पेस में जिसमें जब जाते हैं ना, इसमें क्या है, अरे वायु स्पेस में जब जाते हैं, रॉकेट्स का नाम, ठीक है, STS 87 और STS 107, उसमें 7 क्रू मेंबर थे। जमीन पे पहुंचने से 16 मिनट पहले क्या होता है कि उसके पीछे वाला पोर्शन होता है ना, उस टाइम में एक्सपायर हुई थी जमीन पे 16 मिनट पहुंचने से पहले ही। मैं क्या बताना चाह रही थी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी, जो रॉकेट्स होते हैं ना, इनके पीछे वाले पोर्शन में जब ये लैंड करते हैं नीचे, उस टाइम जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उसमें आग लग के अपने आप निकल जाता है, पीछे छूट जाता है। लेकिन वो क्या हुआ, आग लगी और पीछे वाला पोर्शन नहीं निकल पाया और उसमें पूरे में आग लग गई। इस वजह से क्या हुआ था, कल्पना चावला की डेथ हुई थी। और आपको आते हैं ये कई बार STS 87 और STS सेकेंड टाइम जब गई थी, उसका क्या नाम था, STS 107, 107वां नाम था उसका। तो देखो मृत्यु होगी। तो फिर मैं क्या बता रही थी, ये थे करनाल से रिले, कहां से, करनाल से कौन, कल्पना चावला। तो करनाल से रिले कल्पना चावला की जितनी चीजें हैं, कल्पना चावला यूनिवर्सिटी है या कल्पना चावला पार्क है, जितनी भी कल्पना चावला से रिलेटेड सारी चीजें हैं, वो कहां पे है, करनाल में है। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता उलझाने के लिए, हर बच्चा सोचता है कि कल्पना चावला से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सारी कहां पे है, करनाल में है। लेकिन एक अलग चीज है, वो क्या है, वो ये है बच्चों, कल्पना चावला प्लेनेटोरियम। ये कहाँ है, ये कल्पना चावला प्लेनेटोरियम है ना बच्चों, ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। ये आपको अलग याद करने वाली बात है और ये आपके पेपर में आती है, ठीक है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको याद रखना है कल्पना चावला प्लेनेटोरियम कहाँ है, कल्पना चावला प्लेनेटोरियम है, ये कुरुक्षेत्र में है, ये आपको याद रखनी। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें जब आप बैठते हैं ना 3D स्पेक्स लगा देते हैं, आप जब चेयर पे बैठा देते हैं, लेकिन आपको ये 3D मूवीज दिखाई जाती है ना, इसमें ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे आप पूरे स्पेस में घूम रहे हो, इस टाइप का यहाँ पे कुछ दिखाने का मैंने देखा हुआ इसलिए बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें प्लेनेटोरियम में, बाकी इसको बिड़ला तारामंडल, तारामंडल भी बोलते हैं इसको, तारामंडल भी इसी का नाम है। तो ये पेपर में आता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। कल्पना चावला दिखते ही करनाल के साथ टिकते हैं, टिक कर देते हैं, लेकिन एक डिफरेंट चीज है, वो है प्लेनेटोरियम। तो कल्पना चावला प्लेनेटोरियम का है बच्चों, ये है कुरुक्षेत्र में, ये याद करने वाली बात है, कर लोगे याद। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। देखो कर लोगे ना ये सारी बातें याद। देखो कुरुक्षेत्र महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस माह में किया जाता है, कुरुक्षेत्र महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस माह में किया जाता है, क्वेश्चन है ये। तो ये आपको याद रखना है, कुरुक्षेत्र महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष, एक देखो जैसे पंचकुला में है ना मैंगो मेला है, आम मेला है, इस टाइप से ही ये क्वेश्चन में आता है कि जैसे वहां पे आयोजन होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी आयोजन होते हैं। कुरुक्षेत्र महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना है बच्चों, ये कहाँ कब किया जाता है, दिसंबर में किया जाता है। जैसे जून जुलाई पे वहां पे मैंगो मेला लगता है, बसंत मेला लगता है, बहुत सारे मेले लगते हैं कहाँ पे, पंचकुला में। ऐसे ही एक आयोजन कहाँ पे होता है, यहाँ पे कुरुक्षेत्र महोत्सव का आयोजन होता कब है, दिसंबर में होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। 10th का आंसर है बच्चों ए। पढ़ो, एक
11वां क्वेश्चन, हरियाणा के कैथल जिले का गठन कब हुआ था? युधिष्ठिर द्वारा बसाया गया शहर कैथल जो कि बाद में जिला बना, ये पूछा गया कि ये जिला कब बना, इसका गठन कब हुआ? तो आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया हुआ, 1 नवंबर 1989 को हमारे हरियाणा के 4 जिले बने थे जिनका नाम था KRPY। ये 4 जिले हमारे कब बने थे? 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, तो जब 1 नवंबर 1989 को बने तो इनमें से ये 4 जिले, ऐसे याद रख लेना, 1 नवंबर 1989 को हमारे ऊपर कृपा हुई थी। तो कृपा से क्या बना? K फॉर कैथल, R फॉर रेवाड़ी, P फॉर पानीपत, Y फॉर यमुनानगर। क्या याद रखोगे? K फॉर कैथल, R फॉर रेवाड़ी, P फॉर पानीपत, Y फॉर यमुनानगर। ठीक है, तो इसमें से क्या है? कैथल पूछा गया है और ये मैंने बताए हैं क्या 4 जिले कब बने? 1 नवंबर 1989 को। तो फिर इनका क्या करोगे आप? फिर आप कैथल बताओ अब क्या कब बनाया गया? यहां पे साफ साफ अब तो मेंशन कर रखा, अब तो बता दो। तो रेवाड़ी कब बना? पेपर में पूछ लिया जाए तो भी आप याद रखोगे, रेवाड़ी बना था 1 नवंबर 1989 को। पानीपत जिला कब बना? पानीपत जिला भी